Hello, my dear future FMG past students. Most repeated question or most repeated doubt of my channel: how to solve MCQs. Yes, जितने भी लोग मुझसे DM करते हैं और एक कॉमन क्वेश्चन रहता है उनका कि MCQ सॉल्व कैसे करना है, हाउ वी सॉल्व द MCQs, हाउ वी गो फॉर द GT, हाउ वी गो फॉर द टेस्ट सीरीज. सो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है दैट हाउ टू सॉल्व MCQs फॉर FMG जनवरी 2027 एग्जामिनेशन. सबसे पहले तो वेन एवर यू रीडिंग द क्वेश्चंस रीड इट केयरफुली, क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर कभी ना कभी कुछ ना कुछ ट्विस्टेड लैंग्वेज होती है. ये ट्विस्टेड लैंग्वेज कब होती है? मोस्ट कॉमनली तो कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट कॉमन आपको दिख जाएगा, मोस्ट कॉमन आपको दिख जाएगा, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन दिख जाएगा और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपको दिख जाएगा. ये तीन चीजें आपको तुरंत दिख जाएगी, नो डाउट. बट दिक्कत आती है इन चार में. नेक्स्ट स्टेप हमेशा याद रखना, कभी भी नेक्स्ट स्टेप पूछी जाए और उस कंडीशन के अंदर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसके अंदर नेक्स्ट स्टेप पूछी जाए, उसके अंदर आपको देखना है कि आपको पूरी प्रोसेस जाननी है. और ऐसे नेक्स्ट स्टेप वाले क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं? पैथ के अंदर आते हैं, सर्जरी के अंदर आते हैं, मेडिसिन के अंदर आते हैं और जितनी भी क्लिनिकल गो सब्जेक्ट्स है जैसे कि सर्जरी हो गया, ENT हो गया, ऑप्थेल हो गया, उस कंडीशंस में आते हैं. और इसके अंदर अपन को पूछते हैं, एक पर्टिकुलर सिनेरियो देते हैं और उसके बाद की स्टेप अपन को पूछते हैं. ठीक है, और उस कंडीशंस के अंदर ऐसे दो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे जो कि उसी स्टेप्स के रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, आपको लगेगा कि ये स्टेप कर सकते हैं, ये स्टेप कर सकते हैं. उस चीज में ध्यान रखो. नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चंस आर वेरी वेरी डाउट सॉल्विंग बेसिकली. ठीक है, दिस आर वेरी कंफ्यूजिंग. तो उस कंडीशन में आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको हमेशा नोट्स प्रेफर करने पड़ेंगे. ठीक है, जो अभी आपने नोट्स पे पढ़ रखा है, आपने नोट्स में जो लिखा है, दिस आर द परफेक्ट. एक्सेप्ट हमेशा हर कोई भूल जाता है और ये हमेशा आखिर में लिखा हुआ रहता है. ठीक है, क्वेश्चन पूरा पूछा था, आपको आंसर भी वही आ रहा है, लेकिन लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट. सो एक्सेप्ट देख लेना. एंड फॉल्स एंड ट्रू, कभी कभी फॉल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है और कभी कभी ट्रू इंपॉर्टेंट हो जाता है. आजकल वैसे बहुत से लंबे टाइम तक फॉल्स चल रहा था, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच कंडीशन इज फॉल्स वगैरह. ठीक है, लेकिन आफ्टर द चेंजिंग ट्रेंड्स आजकल ट्रू पूछने भी लग गए कि तीन ऑप्शन गलत है, एक ट्रू है, और अपन को लगता है ये फॉल्स पूछ रहा है क्योंकि आपके दिमाग में MCQs प्रैक्टिस से ये बैठ चुका है दैट फॉल्स ऑप्शन ही पूछेगा वो. ठीक है, तो आजकल ट्रू भी पूछता है. तो ये चार चीजें पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ क्या रहा है. नेक्स्ट स्टेप एक्सेप्ट, ट्रू और फॉल्स. तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. नेक्स्ट, आप जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको आंसर आ जाता है कि हाँ ये तो क्या एस्ट्रोसाइटोमा पूछ रहा है. थिंक बिफोर लुकिंग इन ऑप्शंस. आपको कभी कभी ऐसा लगेगा जब भी आप MCQ सॉल्व करोगे दैट जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तभी आपको लग जाता है इसका आंसर C है, इसका आंसर पक्का C है. उस कंडीशन में एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और चारों ऑप्शंस को एक बार पढ़कर तीन को रूल आउट कर दो. ऐसे कंडीशन में जिस टाइम पे आपको श्योर हो कि आंसर यही है. ठीक है, जिस कंडीशन में आप श्योर हो, 3 ऑप्शन रूल आउट करना बेस्ट स्ट्रेटेजी रहता है. ठीक है, नेक्स्ट इज रीड एवरी ऑप्शन. ये तो बहुत, यही मैंने बात की थी, हमेशा जब भी आपको आंसर पक्का लगे जो 3 है उनको रूल आउट कर दो कि हाँ ये तो है लेकिन ये 3 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस डबल डाउटिंग आते हैं जिसके अंदर 2 आंसर राइट हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है वो पूछता है, लीस्ट कॉमन पूछ लेता है, कभी कभी ट्रू फॉल्स पूछ लेता है. सो यू हैव टू रिमूव द 3 कि ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता और ये क्यों नहीं हो सकता, और अगर ये हो सकता है तो क्यों हो सकता है. ठीक है, सो रीड एवरी ऑप्शन. एंड जैसा मैंने कहा था, रूल आउट द इनकरेक्ट. एक बार आपने रूल आउट इनकरेक्ट कर दिया, देन जो आपका चांसेस था 25% चांसेस होता है एक ऑप्शन को करेक्ट करने का. ठीक है, जैसे ही आपने थिंक कर लिया कि आंसर यही है, 50% चांसेस हो जाएंगे कि वो आंसर राइट है. और जैसे ही आपने 3 को रूल आउट कर दिया, 99% चांसेस हो जाएंगे कि वो ऑप्शन आपका राइट होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको अच्छे से आंसर आ रहा है, इफ यू नो द आंसर, रूल आउट द 3. रीड द एक्सप्लेनेशन. इस पे बहुत सारी चीजें होती है. देखो, आप जो लोग हजार क्वेश्चन करते थे दिन में, हो जाएंगे, देखना एक टाइम ऐसा आएगा जब जिस दिन आप 500 क्वेश्चन कर दोगे, 700 क्वेश्चन कर दोगे, उस टाइम पे आप एक चीज नोटिस करोगे दैट आप क्वेश्चंस कर रहे हो लेकिन आप एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहे हो. एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है? जैसे कि आपने क्वेश्चन किया, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आपने लगाया C, बट उसका आंसर था B, गलत हो गया. आपने क्या किया? स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे चले गए. लेकिन इस कंडीशन में आपको करना क्या था? इस कंडीशन में आपको करना था कि जैसे कि आपने C लगाया और B आंसर था, इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि जो आंसर आपने लगाया वो क्यों गलत है और जो आंसर सही है वो क्यों सही है. बस इतनी चीज पढ़नी है आपको एक्सप्लेनेशन के लिए. इसमें सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 सेकंड लगेंगे. सो ऑलवेज रीड एक्सप्लेनेशन. और एक्सप्लेनेशन में भी अपन को क्या पढ़ना है कि आपका जो ऑप्शन है वो गलत क्यों हो गया और जो ऑप्शन सही है वो सही क्यों है. नेक्स्ट इज सबसे आलस का काम, मेकिंग अ मिस्टेक बुक. ये बहुत से लोग को पता है कि मिस्टेक बुक बनानी है लेकिन कोई भी करता नहीं है.
मिस्टेक बुक बनानी क्यों ज़रूरी है? देखो, अगर आपसे मिस्टेक बुक नहीं बन रही है, मिस्टेक बुक कैसे बनाते हैं अपन? जैसे कि कोई टॉपिक गलत हो गया, उस टॉपिक को आपने मिस्टेक बुक में लिख लिया। अब जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करोगे, वो टॉपिक आप वापस से जाके पढ़ लोगे, ठीक है? अगर आपको मिस्टेक बुक नहीं बनानी है, तो आप क्या करो, जैसा कि मैं करता था, मैंने भी मिस्टेक बुक नहीं बनाई है। मैंने क्या किया था, जब भी मेरी कोई चीज़ गलत हो जाती, तो मैं क्या करता, उसी चैप्टर के अंदर वही टॉपिक के ऊपर मैं जाके लिख देता कि मैं इस डेट को मैंने एक जीटी दिया था, मतलब मैं डेट के आगे से, जैसे कि अगस्त का महीना था, तो मैं 15/07 लिख के नीचे लिख देता कि इस तारीख को ये जीटी दिया था और इस तारीख उस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। अब जब मैं वापस से वो सब्जेक्ट रिवाइज करूंगा, तब आप वापस से वही कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जो आपने गलत किया था, और उसके ऊपर जब मार्क दिखोगे कि ये क्वेश्चन मेरा गलत था, देन यू विल नेवर फॉरगेट दैट कॉन्सेप्ट अगेन। सो दिस इज वेरी बेस्ट ऑप्शन। गो टू योर बुक, चेक विच टॉपिक यू हैव मिस्टेकन। आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन गलत हो गया, जाओ वापस से बुक में, उस बुक के अंदर जहाँ पे भी टॉपिक लिखा हुआ है उसके ऊपर मार्क करो, ये गलत था। अब जब नेक्स्ट टाइम जब भी आप बुक को रिवाइज करने बैठोगे, यू विल सी दैट मार्किंग, यू विल सी दैट कि क्वेश्चन गलत हुआ था और कितनी बार गलत हुआ था, उसके हिसाब से स्टार लगाते जाओ। एक बार गलत हुआ था, सिंगल स्टार। 2 बार गलत हुआ, सेम टॉपिक, 2 बार स्टार लगा दो। 3 बार गलत हुआ, सेम टॉपिक, 3 बार स्टार लगा दो। और याद रखो, आप कभी भी एक टॉपिक के ऊपर 4 से ज़्यादा स्टार नहीं लगा पाओगे, क्योंकि 3 के बाद जब चौथा स्टार लग जाता है, देन वो टॉपिक आपके दिमाग में छप जाएगा। सो आप याद रखो, गलतियां होगी। मेक 100 मिस्टेक्स बिफोर गोइंग टू एग्जाम टू सेव योर 1 मिस्टेक, ठीक है? एक मिस्टेक बचाने के पीछे हजारों मिस्टेक्स करो, बट एग्जाम के दिन में वो एक गलती मत कर देना, ठीक है? तो इसके लिए मेक स्टार्स ऑन योर टॉपिक, जितनी बार गलत हुआ उतने स्टार्स लगाओ, ठीक है? नेक्स्ट इज, आप लोग क्या करते हैं, वी हैव अ स्पेशल ऑप्शंस इन योर एप्स। जब भी आप गलत करते हो, उसके ऊपर आप मार्किंग का ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक है? उसको आप मार्क कर सकते हो, रिव्यू फॉर द लेटर, रिव्यू लेटर, या फिर जो बार बार गलत हो रहा है उसको आपको स्टार भी लगा सकते हो, ठीक है? आप ये लगा तो देते हो, लेकिन पता है ये कब खुलता है? कभी नहीं। यू विल नेवर ओपन द रॉन्ग वन। सो हमेशा याद रखो, अगर आपने आज गलत किया है, आफ्टर 7 डेज उस चीज़ को वापस देखो, एंड आफ्टर 30 डेज उसको एक बार वापस देख लो। मैं कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर आपने गलत की और उसको आपने 3 बार देख लिया, you will never wrong it again. नेक्स्ट इज, अगर आपको नहीं आ रहा है, नेवर गेस रैंडमली ड्यूरिंग प्रैक्टिस। इफ यू आर अनश्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, सबसे पहले तो सोचो कि कहना क्या चाह रहा है, देन गो फॉर एलिमिनेशन। आप ऑप्शंस को हटाओ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप कम से कम एक को तो हटा ही सकते हो। अगर आप एक को भी हटा देते हो तो अपने पास 3 बच जाएंगे, ठीक है? एंड आफ्टर द 3 रिमेनिंग, गो फॉर द सम रीजन, कुछ रीजन होना चाहिए जो आप आंसर लगा रहे हो। आप डायरेक्ट तुक्का मत मारो कि बी हो सकता है, सी हो सकता है। सबसे पहले तो अगर आपने एक भी एलिमिनेट कर दिया, तो आपकी जो राइट होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद में रीजन देख लो कि अगर आप बी लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो। कुछ भी आसपास का, कुछ भी चीज, ऐसी चीज जो आपने कभी ना कभी सुनी होगी, ऐसी चीज होती ही होती, कुछ ना कुछ तो होती है, ठीक है? उस कंडीशन में ऐसा आंसर लगाओ तो उसके राइट होने की प्रोबेबिलिटी राइट हो जाएगी। कब? अगर आपको क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आ रहा है और जब आप सीधा तुक्का लगाने जा रहे हो, ठीक है? और ये चीज कब होती है? आफ्टर रिमूविंग द 3 फेसेस। आपको आता है, दूसरा आपको 2 ऑप्शंस में पता है, और तीसरा आपको बिल्कुल नहीं पता। उस कंडीशन में यूज करो थिंक, एलिमिनेट एंड choose a reason for choosing your answer. Next is analyze performance. This is very important for your reason behind MCQ solving. Analyze the performance. First of all, I scored 70%. बहुत बढ़िया, आपने 100 में से 70 क्वेश्चन राइट कर लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन उस बहुत बढ़िया से पहले ही देखो कि वो जो 30% आपने गलत किए थे, वो क्या गलत किया, वो क्या चीज हुई गलत। ये 70% आ तो गए, पर ये FMG का एग्जाम तो था नहीं कि आपने 70% बना लिया। ये था आपका मॉक, ये था आपका MCQs। तो आपको पता लगाना है कि वो जो 30% गलत हुआ वो कौन सा था। 100 में से कोई एक क्वेश्चन आ गया MCQs एग्जाम में बेसिकली, और वो आया इस 30 में से, तो क्या कर लोगे? आपका तो एक नंबर चला गया। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप MCQ, GT या फिर टेस्ट सीरीज दो, तो नेवर फोकस कि आपने कितना लाया। आप भले 90% ले आओ, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, 90% ले आओ, लेकिन वो जो 10% आपने गलत किया, प्लीज चेक आउट दैट 10%, ठीक है? आप भले 300 में से 280 नंबर लाओ, आई एम अप्रिशिएट यू, ठीक है? 280 नंबर, टॉपर हो आप। बट वो जो 20 क्वेश्चन है, एक बार जाकर उनको फिर से देख लो कि वो 20 क्वेश्चन में आपने क्या गलती कर दी। बिकॉज क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा वहाँ पे होती है जहाँ पर आप ज़्यादा गलत कर रहे हो, क्योंकि ये एग्जामिनर को पता है, ठीक है? लाइक जो आपने क्वेश्चंस गलत किया वो नॉलेज की वजह से गलत हुआ, आप कंफ्यूज हो गए थे, बी था या सी था, या फिर आपने सिली मिस्टेक्स कर दी कि आपको पता था कि आंसर ये था लेकिन आपने गलती से ये लगा दिया, ठीक है? एंड आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। ऐसा बहुत बार होगा एग्जाम के अंदर, जब आप बिना क्वेश्चन पढ़ाए आंसर लगाओगे, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। MCQ प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो आपको टाइम का शॉर्टेज होगा एग्जामिनेशन के अंदर।
और इसका भली भांति उदाहरण है इस बार का जून 2026 का पेपर, जहाँ पे बहुत से बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए और उसी चक्कर में बहुत से बच्चे फेल भी हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। और उस शॉर्टेज ऑफ टाइम को मेंटेन कैसे करना है? प्रिपेयर मोर एमसीक्यूज, प्रिपेयर मोर क्वेश्चंस। आपकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पीछे एक चीज़ है, आपको कंप्लीट रूल्स फॉलो करने हैं। हाउ टू रीड क्वेश्चन, हाउ टू रीड ऑप्शंस, हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस। आफ्टर मार्किंग योर आंसर, आफ्टर गेटिंग योर आंसर, चेक द आंसर इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकरेक्ट है, वाई इनकरेक्ट? अगर आपने सिली मिस्टेक की, आप कंफ्यूज हो गए थे दो ऑप्शंस के बीच में, या फिर आपने सीधा तुक्का मार दिया। अगर आपने सीधा तुक्का मार दिया देन गो फॉर द कॉन्सेप्ट। आप एक बार वापस से उस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, आप नेक्स्ट टाइम तुक्का नहीं मारेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रिपीट इनकरेक्ट अगेंस्ट। याद रखो, आपका सबसे बड़ा हथियार है आपके रॉन्ग क्वेश्चंस। आपने जितने रॉन्ग क्वेश्चंस किए दे आर वेरी गुड फॉर योर एफएमजी स्कोर, बिकॉज आप जितने गलत करोगे, आपको याद रखना, आप जितने गलत करोगे आपको अच्छा वो नहीं लगेगा कि आपने कितने सही किया, आपको बुरा ये लगेगा कि मैंने ये गलत कर दिया जबकि मुझे आता था। तो हमेशा याद रखो, आपको आपके गलत क्वेश्चन सही करने हैं। एंड जस्ट डू नॉट इग्नोर योर रॉन्ग क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई चीज़ गलत करो उसको एक बार या तो पढ़ो, आप या तो क्वेश्चन देख लो, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लो, या फिर उसके नोट्स में जाके देख लो, कुछ भी कर लो, बट गलत क्वेश्चंस को थोड़ी सी इज्जत दे दो सही क्वेश्चंस के मुकाबले, ठीक है। तो आपका एफएमजी स्कोर बूस्ट हो जाएगा। बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग सॉल्विंग एमसीक्यूज। सबसे पहले तो ऑलवेज रिमेंबर रिवीजन इज की ऑफ एमसीक्यूज सॉल्विंग, ठीक है। जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाओगे आपका कॉन्सेप्ट बनता जाएगा, आपके एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज नॉट रीडिंग एक्सप्लेनेशन। आप जब भी क्वेश्चंस गलत हो, क्वेश्चंस में आप तुक्का लगाओ या फिर आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो, ऑलवेज रिमेंबर रीड एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, इग्नोरिंग इनकरेक्ट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपका क्वेश्चन सही हो खुशी मनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकरेक्ट क्वेश्चंस को थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा दो कंपेरेटिंग टू द करेक्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज चेजिंग एमसीक्यू काउंट। कभी भी एमसीक्यू काउंट के पीछे मत पड़ना। आपके लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो 500 क्वेश्चंस करते होंगे, जो 700 क्वेश्चंस करते होंगे, कोई कोई तो 1000 क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। बट डू नॉट फॉल बिहाइंड द क्वांटिटी, फॉल बिहाइंड द क्वालिटी। नेक्स्ट इज सॉल्विंग वाइल डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। आप मान लो आपका ध्यान ये है कि मेरे लंच में आज ये बना था, मेरे बातें कहीं और चल रही है ना, आप सीधे तुक्का मार रहे हो जस्ट टू कंप्लीट योर डेली डाटा, ठीक है। आपके दिन का टारगेट था कि 150 क्वेश्चन करने और आप बस क्वेश्चन लगा रहे हो, ना तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना आप ऑप्शन पढ़ रहे हो, ठीक है। ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है। एंड नेवर रिव्यूइंग मिस्टेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप क्वेश्चंस करो, जब भी आपका क्वेश्चन गलत हो, मिस्टेक को एक बार रिव्यू कर लो एंड दिस विल बूस्ट अप योर एग्जामिनेशन मार्क्स, ठीक है। ये आपका मार्क्स आज नहीं बढ़ाएगा, ये आपके मार्क्स आज नहीं बढ़ाएगा, ये मार्क्स बढ़ाएगा आपके 6 महीने बाद ऑन द रिजल्ट लिस्ट बेसिकली, ठीक है। और याद रखना, जितने ज़्यादा मार्क्स उतनी अच्छी कॉलेज और उतने अच्छे पैसे, उतने अच्छी स्टाइपेंड, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर एमसीक्यू इज की फॉर एनी एग्जामिनेशन, चाहे एफएमजी हो, चाहे नीट पीजी हो, चाहे आई सेट हो। एफएमजी, नीट पीजी और आई सेट में कॉमन लिंक है दैट दे यूज एमसीक्यू प्रैक्टिसेस एंड रिविजन्स। जितने रिविजन करोगे, जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट योर ड्रीम ब्रांचेस, यू विल गेट योर पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। थैंक यू। आगे बात करेंगे किसी और टॉपिक के लिए, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, यू हैव गॉट दिस। आप बस पास होने वाले हो, पास होने से बस 6 महीने दूर हो। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर मनप्रीत सिंह। देखते रहिए क्रेनियम मेड। थैंक यू।